हेलो एवरीवन, कैसे आप। माय नेम इज़ आकाश। लर्न अकाउंटिंग सिंपली की सीरीज़ के अंदर ये फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगा 17 एडवांस जर्नल एंट्रीज़। इससे पहले इस सीरीज़ के अंदर हमारी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें पहली वीडियो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के बेसिक्स, दूसरी वीडियो मैंने आपको बताया था हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज़ एंड तीसरी वीडियो थी बिगिनर एंड इंटरमीडिएट लेवल की जर्नल एंट्रीज़। ये आखिरी वीडियो है सीरीज़ का और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो भी। लास्ट में कुछ ऐसी एंट्रीज़ भी आएंगी जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की भी हैं, तो एंड तक इस वीडियो के बने रहना। और चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांजैक्शन नंबर 22 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन ऑफ ₹5 लाख बाई 15%। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उस लोन का जो हमने लोन लिया था 5 लाख रुपए का 15% ब्याज दर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खाते लिखेंगे। पहला खाता जो आएगा वो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सेकेंड अकाउंट आएगा इंटरेस्ट पेबल। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि इंटरेस्ट और लोन इनमें से क्या है, एक्सपेंस, इनकम, असेट एंड लायबिलिटी। आप साथ के साथ गैस भी करते रहिए। तो ये खाता हमारा क्या होगा, एक्सपेंस। ये बिजनेस के लिए खर्चा होता है। और इंटरेस्ट पेबल क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इसे डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए एक्सपेंस तो देखिए हमेशा यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए एक प्रीव्यू दे रखा है एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी के बारे में। तो एक्सपेंस क्या है, डेबिट। और लायबिलिटी यहाँ पर देखिए बढ़ रही है घट रही है, ये बढ़ रही है और ये क्रेडिट होगी, तो आप इसको कर देंगे क्रेडिट इस तरीके से। प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए आपको कि प्लस का मतलब क्रेडिट है लायबिलिटी की दुनिया में। प्लस हम हटा भी सकते हैं, डोंट वरी। 5 लाख का 15% क्या होता है, 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे और लीजिए हमारी एंट्री हो गई। इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन पेड ₹5 लाख। कंपनी ने जो लोन लिया था 5 लाख रुपए का, जो मैंने वीडियोस में बताया था, उसकी एंट्री जो हमने करी थी BOB अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम BOB। तो वो लोन का पैसा कंपनी अब चुकता कर रही है, तो इसके लिए कौन सा खाता यहाँ पर आएगा, उसी लोन के खाते को आपको यहाँ पर डेबिट करना है गाइस। तो गाइस ये आपकी लायबिलिटी थी और अब हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस यानी कि डेबिट। तो हमारा वो अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो जब आप लोन की पेमेंट करेंगे तो आपको ऐसे ही करना है, लोन फ्रॉम जो भी आपके बैंक का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा खाता यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आपके बैंक के खाते से ही तो पैसा जाएगा, तो आप अपने बैंक के खाते को लिखिए यहाँ पर BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। और वो क्या आपके लिए बैंक का खाता आपके लिए असेट है और उससे बैलेंस आपका डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस क्रेडिट। फिर हमें यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा 5 लाख। तो लीजिए अभी एंट्री हमारी हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है ड्यू इंटरेस्ट और लोन पेड बाय बैंक। जो भी आपका इंटरेस्ट अभी ड्यू हुआ था, जिसकी हमने एंट्री पास करी थी यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल से, इसको हम पे कर रहे हैं। तो इस इंटरेस्ट पेबल के खाते को आपको अब खत्म करना है, क्योंकि अब आप इस इंटरेस्ट को, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इंटरेस्ट को हम पे कर रहे हैं। तो आपने जो इंटरेस्ट ड्यू किया था जिस खाते से, उसी खाते को आप यहाँ पे लिखेंगे यानी कि इंटरेस्ट पेबल, जो कि आपके लिए उस समय क्या था, लायबिलिटी। और अब वो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या कर देंगे इसे माइनस यानी कि डेबिट। यहाँ से आप देख सकते हैं जिस वजह से हम इसको माइनस या डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पर इसका पीछे जो भी प्लस माइनस हमने के पीछे रीज़न है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने माइनस क्यों करा है, सिंपली क्योंकि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो माइनस डेबिट। उसके बाद जो दूसरा खाता यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम बैंक से पे कर रहे हैं सिंपली, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, वो हमारे लिए क्या एसेट है और बैंक ऑफ बड़ौदा से बैलेंस कम हो रहा है, एसेट हमारी घट रही है, तो माइनस क्रेडिट। और वो हमारे लिए इंटरेस्ट कितने रुपए का था, 75,000 रुपीज़ का। तो लीजिए ये एंट्री भी हमारी डन। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ फटाफट से। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मशीनरी के ऊपर। मशीनरी जो हमारी फिक्स्ड एसेट थी, जो हमने खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। डेप्रिसिएशन आपको पता ही एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और डेप्रिसिएशन के तहत हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को 1 साल बाद कम करते हैं, जिससे कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू में हम दिखा सकें। और ये चार्ज होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वियर एंड टीयर, क्योंकि आप मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उसकी बुक वैल्यू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर शो करनी है। तो हम उस डेप्रिसिएशन के खाते को यहाँ पे लिखेंगे, जो कि कंपनी के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, और उस खर्चे को डेबिट करेगी कंपनी। दूसरा खाता यहाँ पर आएगा मशीनरी का गाइस, और मशीनरी आपके लिए क्या है, असेट है। और क्योंकि आप उस असेट की वैल्यू अब आपकी कम हो रही है, तो आप वो माइनस क्रेडिट करोगे। आप यहाँ पे आप लिखोगे माइनस क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 लाख का 10%, क्योंकि मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये, और यहाँ पे भी 10,000 रुपये। ठीक है, डेबिट क्रेडिट से डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, P&L एंड बैलेंस शीट के अंदर, तो इस एंट्री के थ्रू वो इफेक्ट पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमने इंश्योरेंस पे करा है एडवांस पे 3 महीने का बाय बैंक।
तो ये भी एक एडवांस जनरल एंट्री जो हमें आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे इस एंट्री को हम पास? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप एडवांस में इंश्योरेंस पे कर रहे हो। इंश्योरेंस एक प्रकार का श्योरिटी जिसके तहत अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो रिकवर हो सकता है। इंश्योरेंस गिव यू श्योरिटी एज यू ऑल नो। तो इंश्योरेंस हमें एक श्योरिटी यहाँ पर देगा, क्योंकि हम इसको एडवांस में पे करेंगे। 3 महीने का हम पे कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल को पे कर रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून। तो हम किस खाते को यहाँ पे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड मतलब पहले से हमने पे कर दिया एडवांस में। ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस तब तक किसी भी अकाउंट को हम नहीं बोलते हैं जब तक हमने उस अकाउंट के तहत बेनिफिट ना ले लिया हो। अभी तक तो हमने कोई बेनिफिट भी नहीं लिया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होगा? असेट होगा, क्योंकि असेट का मतलब होता है भविष्य में होने वाला कोई भी बेनिफिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है? एक असेट है, ठीक है। और ये असेट अब क्या बढ़ रही है, घट रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, तो आप इसे डेबिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि हम इसको कैसे पे कर रहे हैं? बैंक से कर रहे हैं, तो BOB आपको यहाँ पे लिखना है। और BOB आपके लिए क्या? असेट है, और ये डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि आपके बैंक से बैलेंस जाएगा। और अमाउंट क्या आ जाएगा? 5000 गुणा 3, 15000। लीजिए, 15000 लिखने के बाद ये एंट्री हमारी डन हो चुकी है। तो इंश्योरेंस अमाउंट अगर हमने पे करा एडवांस पे, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट करते हैं और बैंक के खाते को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 रुपीज़ 12,000। हमारा रेंट ड्यू हो चुका है, जिसके तहत हमें 12,000 रुपीज़ अप्रैल महीने का पे करना है। तो रेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है? हम पहले खाते को लिखेंगे यहाँ पे रेंट, एंड सेकंड अकाउंट यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एक्चुअली में बिज़नेस के जो खर्चे होते हैं जिसको हम समय में पे नहीं करते हैं, तो बिज़नेस के लिए वो आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो रेंट आपके लिए क्या है? रेंट तो सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड एज यू ऑल नो। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे क्या होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए लाइबिलिटी है, जो ये डिफाइन कर रहा है कि आपने अभी तक रेंट पे नहीं किया और आपके लिए रेंट ड्यू हो चुका है। और ये रेंट क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। अमाउंट यहाँ पर क्या आएगा? 12,000। और लीजिए, ये वाली एंट्री भी हमारी डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ड्यू रेंट ऑफ अप्रैल पेड बाय चेक। जो भी अप्रैल का रेंट था वो हमने पे कर दिया चेक से। तो आप उसी आउटस्टैंडिंग रेंट को, जो आपने यहाँ पर लाइबिलिटी अपनी क्रिएट की थी, उस लाइबिलिटी को आप डिक्रीज कर दोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले तो उस आउटस्टैंडिंग रेंट के खाते को लिखोगे एज इट इज़, और उसे बोलोगे आप अपनी लाइबिलिटी। और बिकॉज योर लाइबिलिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस डेबिट। और दूसरा खाता यहाँ पे आएगा BOB। ये हमारे लिए क्या है? असेट। और ये हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बैंक से पैसा चले जाएगा तो क्रेडिट। और कितने रुपए का रेंट था वो? 12,000। तो 12,000 रुपीज़ से हमने रेंट पे कर दिया। ये एंट्री हमारी डन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंश्योरेंस अमाउंट रुपीज़ 5,000 सेट ऑफ फॉर अप्रैल 2020। देखिए, हमने यहाँ पर इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया था एडवांस में। कितना पे किया था हमने इंश्योरेंस का अमाउंट एडवांस में? 15,000 रुपये, जिसमें से हमने 1 महीने का बेनिफिट यहाँ पर ले लिया है। तो हम उस 1 महीने के बेनिफिट को यहाँ पर सेट ऑफ कैसे करेंगे? देखिए, हमें यहाँ पर पहले करना है इंश्योरेंस के खाते को डेबिट। तो इंश्योरेंस का खाता हम यहाँ पर लिखेंगे और एक्सपेंस उसको बनाएंगे, और वो हमारे लिए क्या है? डेबिट। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे खाते में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये हमारे लिए क्या है? असेट। और ये असेट हमारी डिक्रीज़ हो रही है। और डेबिट में आपको कितना रुपये लिखना है? 5,000 रुपीज़, एंड यहाँ पर 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पेड फॉर द इंसर्शन इन नवभारत टाइम्स रुपीज़ 20,000। इंसर्शन का मतलब होता है इश्तिहार देना, अखबार के अंदर कोई भी इश्तिहार देना। दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एडवर्टीजमेंट लिखना है। कंपनी ने क्या करा होगा? नवभारत टाइम्स के अंदर एडवर्टीजमेंट दिया होगा, तो हमें यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को डेबिट करना है। और दूसरा खाता यहाँ पे क्या आएगा? BOB, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा। 10,000 से ऊपर की पेमेंट जो भी होती है बैंक से ही जाती है। सो ये एंट्री हमारी डन हो चुकी है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने ये एंट्री डन करी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमने 50,000 रुपये रिसीव करे, क्योंकि हमने बिल्डिंग का एक हिस्सा रेंट पे दे रखा था। तो आप इसमें क्या करेंगे? जो आपने 50,000 रुपये रिसीव करें, ऑब्वियस सी बात है वो आप अपने बैंक में रिसीव करोगे, बिकॉज इट्स एन ह्यूज अमाउंट। और दूसरा खाता यहाँ पे आएगा रेंट रिसीव्ड। तो लीजिए, ये एंट्री भी हमारी डन। बस हमें यहाँ पर असेट लिखना है। ये असेट हमारी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि डेबिट। और रेंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है? इनकम। और इसको कर देंगे हम क्रेडिट। कितने रुपए से? 50,000। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। कैश विड्रॉन फॉर LIC प्रीमियम 24,500 रुपये। 24,500 रुपये कैश विड्रॉ किया गया LIC प्रीमियम के लिए।
अब LIC प्रीमियम किसकी होगी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये LIC प्रीमियम होगी डेफिनेटली ओनर की। तो ओनर ने एक तरीके से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 24,500 रुपये बिजनेस से निकाले हैं। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग्स के खाते को। ड्राइंग्स का खाता यहाँ पर आएगा सबसे पहले, और यहाँ पर आ जाएगा कैश का खाता। तो ड्राइंग्स क्या डिफ़ाइन करता है? ओनर के पर्सनल अकाउंट को जिसके थ्रू ओनर बिज़नेस से पैसा निकालता है, और कैपिटल एक खाता होता है जिसके थ्रू ओनर बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ड्राइंग्स को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक असेट है, क्योंकि वो ओनर की ओवरऑल कैपिटल को डिक्रीज़ भी करेगी, क्योंकि ओनर ने जितना भी पैसा अब इन्वेस्ट किया होगा उसमें से 24,500 कम हो जाएंगे। अमाउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24,500 रुपये। दिस एंट्री इज़ डन। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हमने कर दिया, ये एंट्री भी हमारी ख़त्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज फ्री सैम्पल्स टू द वैल्यू ऑफ ₹250 एज पार्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। यानी कि हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे स्टॉक में से फ्री सैम्पल्स के लिए, जिससे कि हम अपना एडवर्टीजमेंट का कैंपेन चला पाए। तो यहाँ पर जो हम पहला खाता लिखेंगे वो लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, और दूसरा खाता क्या आएगा? देखिए दूसरे खाते में हमें क्या लिखना है? परचेज, क्योंकि परचेज का खाता ये डिफाइन करेगा कि गुड्स कम हो रहा है। परचेज के खाते से वैसे हम गुड्स का इन होना रिकॉर्ड करते हैं और गुड्स का आउट होना हम सेल्स के खाते से रिकॉर्ड करते हैं, बट बिकॉज यहाँ पर हमारे गुड्स आउट हो रहे हैं और इसके पीछे कारण सेल्स नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर परचेज के वर्ड को लिखेंगे, क्योंकि इसके थ्रू जो हमारा गुड्स का पॉजिटिव बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सेल्स नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे गुड्स नहीं लिखना है, आपको परचेज ही लिखना है, बिकॉज परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके आप अपने गुड्स को कम कर सकते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से। एंड इसके बाद एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट, और एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अब ये परचेज नाम का जो खर्चा है वो हमारा कम हो रहा है। लीजिए अभी जनरल एंट्री डन। एडवर्टीजमेंट के खाते को हमने डेबिट करा एंड परचेज के अकाउंट को क्रेडिट करा। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कंपनी एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ मैक्स। कंपनी ने मैक्स का रनिंग बिजनेस एक्वायर करा 50,000 रुपये में, और उसकी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लिया, जिसमें स्टॉक था 15,000 रुपये, कैश 25,000, फर्नीचर 10,000, डेटर 7,000, मशीनरी 8,000 और क्रेडिटर्स 15,000। तो ये सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर करने के बाद क्या एंट्री होगी? तो बहुत ही सिंपल है, आपको सारे खाते यहाँ पर लिखने एक एक करके। पहला खाता आएगा स्टॉक का, दूसरा अकाउंट आएगा यहाँ पर कैश, तीसरा अकाउंट आएगा फर्नीचर, फोर्थ अकाउंट इज डेटर्स, फिफ्थ अकाउंट इज मशीनरी। नाउ ये सारे के सारे आपके लिए क्या हैं? असेट हैं। अब यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है। अमाउंट यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट लिखने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, अगर ये आपके लिए असेट है तो असेट तो आपके हमेशा डेबिट होती ही है, तो ये क्या होंगे? सारे के सारे खाते आपके डेबिट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 15,000। कैश हमारे पास कितना आया? 25,000 रुपये, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 7,000, मशीनरी 8,000, और उसके बाद आती है बात लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ में पहली लाइबिलिटी हमारी क्या? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी, और उसका अमाउंट आ जाएगा 15,000। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमने सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करा। आपको पता ही है, असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो असेट का बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिरी खाते को हम किस नाम से लिखेंगे? तो एनी गेसेस? आखिरी खाता हमारा होगा कैपिटल। क्यों लिखा मैंने कैपिटल? क्योंकि एट द एंड जब भी किसी के बिजनेस को भी हम एक्वायर करते हैं तो जो लास्ट अकाउंट हमारा यहाँ पे बचता है वो डिफाइन करता है ओनर की इन्वेस्टमेंट, जिसने उस बिज़नेस को एक्वायर करा। यहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा? इन सब का टोटल करके हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा? तो पहले हम क्या करेंगे? इन सब का टोटल यहाँ पे लिख देंगे। इन सब का टोटल क्या है? 65,000। ये 65,000 आपको यहाँ पे लिखना है, और वही 65,000 आप टोटल यहाँ पे लिख देंगे। और कैपिटल यहाँ पर अब कितना आ जाएगा? 65,000 में से माइनस कर दीजिए 15,000, तो बचेगा कितना? 50,000। तो लीजिए आपकी एंट्री पास। ये जनरल एंट्री इस ट्रांजैक्शन की खत्म होती है, जिसके तहत हमने ये सीखा कि जब भी किसी के बिजनेस को हम एक्वायर करते हैं, टेक ओवर करते हैं, तो क्या एंट्री पास होती है? सभी एसेट्स को डेबिट करना है, सभी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है, और ओवरऑल जो नेट इफेक्ट बचेगा वो आपके लिए कैपिटल माना जाएगा। यानी कि ओनर ने अपनी तरफ से 50,000 रुपीज़ का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कैश 50,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 35, जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड प्राइवेट कार फॉर ₹40,000 एंड बॉट अ न्यू वन फॉर बिजनेस विद द प्रोसीड्स प्लस 50,000 फ्रॉम ऑफिस कैश। यानी कि
बिजनेस में प्राइवेट कार बिजनेस की बेची गई। अब ये सोचिए प्राइवेट कार क्या है। प्राइवेट कार का मतलब यहाँ पर है ओनर की कार। ओनर की कोई खुद की प्राइवेट कार होगी जिसको 40,000 रुपीज़ में बेचा गया, और एक नई कार ख़रीदने के लिए जितना भी 40,000 रुपीज़ हमें मिला उसमें हमने जोड़े 50,000 रुपीज़ और ऑफिस कैश, जिससे कि कार आई 90,000 रुपये की। तो अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है। तो पहला खाता यहाँ पे क्या आएगा, कार। दूसरा खाता यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल। कैपिटल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कार बेची जा रही है, तो एक तरीके से ओनर का इन्वेस्टमेंट लग रहा है इस ट्रांजैक्शन में। और तीसरा अकाउंट आएगा कैश। अब हमें यहाँ पर कार का अमाउंट लिखना है। 40,000 रुपये प्राइवेट कार को बेचने से मिले, 50,000 रुपये और जोड़े, तो उसका मतलब कार कितने की हुई, 90,000। 90,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। और क्योंकि ओनर की प्राइवेट कार बेची गई और 40,000 रुपये उससे आए, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ओनर ने 40,000 रुपये दिए, तो ये कैपिटल है क्योंकि ओनर के द्वारा दिया गया इन्वेस्टमेंट कैपिटल में रिकॉर्ड होता है। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 40,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में घुमाने के लिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि प्राइवेट कार बेची गई। असल में इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग है, कंपनी ने कार खरीदी 90,000 रुपये की, जिसमें ओनर ने 40,000 रुपये दिए और 50,000 रुपये बिजनेस का कैश लगा। सिंपल है। और बिजनेस का कैश कितना लगा, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये लिखते ही हमारी एंट्री डन। अगली ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है बॉट फर्नीचर वर्थ ₹4,000 बाय कैश, ऑफ विच दोज वर्थ 1,000 आर फॉर ऑफिस यूज एंड द बैलेंस फॉर स्टॉक। यानी कि हमने फर्नीचर खरीदा टोटल 4,000 रुपये का। तो पहला खाता आ जाएगा फर्नीचर। अब दूसरे खाते की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे खाते के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने कैश में खरीदा, तो यहाँ पे हम लिख देते चलिए कैश। फिर बोला गया कि 1,000 रुपये का जो फर्नीचर है वो ऑफिस यूज़ के लिए है, और बाकी जितने रुपए का भी फर्नीचर यानी कि 3,000 रुपये का फर्नीचर वो स्टॉक के लिए है। अब जब बिजनेस में स्टॉक आता है, गुड्स बढ़ते हैं, तो किस खाते से बढ़ाए जाते हैं, एनी गेसेस, परचेज। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, परचेज। फर्नीचर क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस क्रेडिट। क्यों, क्योंकि एसेट घट रही है आपकी। एसेट डिक्रीज होती है, बताया था मैंने, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा, हम इसको डेबिट करेंगे गाइस 1,000 रुपीज़ से, क्योंकि भले ही हमने 4,000 रुपये का टोटल फर्नीचर खरीदा हो, परंतु उसमें से केवल 1,000 रुपये का फर्नीचर ऑफिस यूज़ के लिए है। और जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी वस्तु ऑफिस यूज़ के लिए होती है इस्तेमाल, तो उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो फर्नीचर हमारी एक फिक्स्ड एसेट है, और असेट का नाम हमेशा रिकॉग्नाइज होता है, तो यहाँ पर फर्नीचर का नाम ही हम यहाँ पर लिखेंगे। और दूसरी तरफ जो परचेज का खाता है, जो गुड्स को डिफाइन कर रहा है, गुड्स का इन आना, वो कितने होंगे, 3,000 रुपये, और कैश आ जाएगा यहाँ पर 4,000 रुपीज़। तो इस जर्नल एंट्री के थ्रू आपको ये समझना है कि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया 1,000 रुपये का, जिसको हम बिजनेस यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, और 3,000 रुपये का फर्नीचर हम बेचने के पर्पज़ से खरीद रहे हैं, इसलिए हम परचेज़ के नाम से उसको डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए गुड्स है। और कैश होगा आपके लिए 4,000 रुपये से क्रेडिट, क्योंकि इतना पैसा आपके पास से जा रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है परचेज फ्रॉम एलेक्स एंड ब्रॉस ₹55,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टर्म्स एंड पेड हिम हाफ अमाउंट इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है कि एलेक्स एंड ब्रॉस से हमने 55,000 रुपये के गुड्स खरीदे, इसमें 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला और 5% मिला कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए कॉमन होता है, और हम इसका केवल इफेक्ट दिखाते हैं और इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि आप इस नोट्स के अंदर देख सकते हैं कि गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, 55,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना बनेगा, 55,000 का 20% 11,000। तो 55,000 रुपये में से जब 11,000 रुपये जाएंगे तो कितना बचेगा, गुड्स की वैल्यू 44,000। तो गाइज हमारे लिए गुड्स की वैल्यू है 44,000, ठीक है, जिसमें से हाफ अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, यानी कि 22,000 रुपये। तो यहाँ पर बात कैश डिस्काउंट की भी हो रही है, तो ध्यान रखना कैश डिस्काउंट हमेशा हमें क्विक पेमेंट में मिलता है। तो 22,000 रुपये जो हम पे कर रहे हैं ना क्विकली, हमें उसी पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हुआ, 22,000 का 5% होता है 1,100 रुपये। तो घटाइए 1,100 रुपये 22,000 में से, तो बनेंगे 20,900 रुपये, यानी कि 20,900 रुपये हम कैश में पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अकाउंट्स लिखने हैं। पहला अकाउंट आएगा परचेज, दूसरा खाता आएगा कैश, थर्ड अकाउंट आएगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, फोर्थ अकाउंट आएगा यहाँ पे एलेक्स एंड ब्रॉस। इसके बाद परचेज क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंस, कैश क्या हमारे लिए एसेट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हमारे लिए इनकम, एलेक्स एंड ब्रॉस हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। उसके बाद आपको एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट,
कैश हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट, डिस्काउंट हमें मिला है तो ये हमारे लिए इनकम है क्रेडिट, और लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो क्रेडिट। परचेज का अमाउंट आ जाएगा कितना 44,000। कैश हमारा कम कितना हो रहा है 20,900 रुपये से। डिस्काउंट हमें मिला उस क्विक पेमेंट में यानी कि कैश डिस्काउंट 1,100, एंड एलेक्स एंड ब्रॉस यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से 22,000 रुपये से, क्योंकि हमें 22,000 रुपये से और पे करने हैं। तो ये है जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट एंड एलेक्स एंड ब्रॉस क्रेडिट। इस जनरल एंट्री के थ्रू हमने ये समझा कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं एक लिस्ट प्राइस में जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अवेलेबल होता है हमारी पेमेंट के ऊपर, तो कैसे हम खातों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये बेस है सभी एंट्रीज़ का, ये ब्रह्मास्त्र है हर चीज़ का। ठीक है, तो आपको इसे लेके चलना है और इसी के थ्रू सारी की सारी जनरल एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Old machine with the book value of rupees 40,000 is exchanged for a new machine of rupees 1,20,000. The old machine is valued at rupees 25,000 for exchange purpose by Mac Tools Limited. Simply बोले तो पुरानी मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थी 40,000 रुपये, उसको हमने एक्सचेंज करा नई मशीन को ख़रीदने के लिए 1,20,000 रुपये की वो नई मशीन पड़ी है हमें। तो जब हमने पुरानी मशीन को बेचा तो हमें मिला उससे केवल 25,000 रुपये एक्सचेंज करने के बाद। और किससे खरीदी हमने वो मशीन नई वाली? मैक टूल्स लिमिटेड से। तो जनरल एंट्री पहले आपको पास नहीं करनी है, पहले आपको इसमें ये करना है, वर्किंग नोट समझना है। पहले तो नई मशीन जो है वो 1,20,000 रुपये की है और हमने उसका कंसिडरेशन पे करने के लिए पुरानी मशीन दी जिसकी वैल्यू निकली केवल 25,000 रुपये। तो 1,20,000 में से 25,000 घटे तो कितना बचा? 95,000 रुपये। तो इट्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड इन अ लेमैन लैंग्वेज कि हमें केवल 95,000 रुपीज़ मैक टूल्स लिमिटेड को देने हैं। बट ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में हमें हर एक इफेक्ट को दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको एक्सचेंज में लॉस हुआ है कि जो बुक वैल्यू थी पुरानी मशीन की वो थी 40,000 रुपीज़ की, जो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हमने उसको मार्केट में वैल्यूड करा तो निकला उसका वैल्यू 25,000 रुपीज़। तो 40,000 में से जब 25,000 घटे तो 15,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है इस एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि वी आर लूजिंग दिस डील। बट क्योंकि अकाउंट्स है, अकाउंटिंग के अंदर हमें हर एक इफेक्ट को दिखाना पड़ता है, तो हम इस इफेक्ट को भी दिखाएंगे। तो पहला अकाउंट कौन सा आएगा? मशीनरी। दूसरा अकाउंट आएगा लॉस ऑन एक्सचेंज। तीसरा अकाउंट आएगा मशीनरी। अब दो मशीनरी अकाउंट क्यों है? क्योंकि मशीनरी अकाउंट तो कॉमन ही है ना बिजनेस के लिए। ये वाला जो मशीनरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसके थ्रू पुरानी वाली मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि पुरानी वाली मशीन 40,000 रुपये की हमारे पास से जा रही है। और इस वाले मशीनरी अकाउंट के थ्रू हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू मशीनरी हमारे पास आई है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे न्यू मशीनरी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, बट ऐसा करना गलत होगा क्योंकि उससे नया अकाउंट बन जाएगा और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। कुछ लोगों को लगेगा कि 2 बार मशीनरी के खाते को क्यों लिखा है, बट उनको मैं समझाना चाहूँगा कि ये न्यू मशीनरी का अकाउंट है और ये पुरानी मशीनरी को जाने के लिए, पुरानी मशीनरी की वैल्यू को अपनी बुक से हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और लास्ट अकाउंट कौन सा होगा? मैक टूल्स लिमिटेड। उसके बाद मशीनरी मान ले क्या है? एसेट। लॉस एंड एक्सचेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये तो लॉस है ही। मशीनरी क्या है हमारे लिए? एसेट। मैक टूल्स लिमिटेड ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, क्योंकि नई मशीन आ रही है। कितने रुपए से आ रही है नई मशीन? 1,20,000 रुपये से। उसके बाद हमें लॉस हुआ जो अपने एक्सचेंज के ऊपर, वो 15,000 रुपीज़ का लॉस का इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डेबिट करके। लॉस हमेशा डेबिट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद पुरानी मशीन हमारे पास से गई, एसेट जब डिक्रीज़ होती तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। ये पुरानी मशीन के लिए हम कर रहे हैं गाइस। तो पुरानी मशीन को हम अलविदा कर रहे हैं। कितने रुपए की मशीन थी? वो 40,000 रुपीज़ की थी हमारी बुक्स में से। तो 40,000 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली मशीन हमारे पास से गई। और अब फाइनली जो हमारी लाइबिलिटी रेज होती है वो होती है क्रेडिट करके कितने रुपए की, जो हमें पे करना है मैक टूल्स लिमिटेड को, 95,000 रुपीज़। आपको एडवांस जनरल एंट्रीज़ में बस इतना समझना है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,35,000 रुपये, और इसका भी टोटल कितना आ रहा है? 1,35,000 रुपये। तो ये थी आपकी 17 एडवांस जनरल एंट्रीज़, और आई होप आपको सारी की सारी एडवांस जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी लर्न अकाउंटिंग सिंपली की सीरीज़ खत्म होती है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो ये सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसमें अकाउंटिंग के बेसिक्स एंड सभी लेवल की जनरल एंट्रीज कवर करी है। अब आप अकाउंटिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी से चला भी सकते हैं। हमारे चैनल में टैली, बीजी ऐसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की वीडियो भी अवेलेबल है, जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट सीरीज़ आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, एंड सब्सक्राइब करें आकाश F1 यूट्यूब चैनल को for more updates. Thank you so much.